निकट भविष्य में पागल कुत्ते की बीमारी के रूप में जाना जाने वाला रेबीज का एक उत्परिवर्तित रूप दुनिया भर में फैलता है, जल्दी से जानवरों से मनुष्यों में कूदता है। एक काटे गए व्यक्ति को पागल होने में केवल 90 सेकंड लगते हैं, इसलिए जल्द ही 7,000,000,000 से अधिक मनुष्य या तो मृत या संक्रमित होते हैं। जो लाश बन जाते हैं उनमें दर्द के लिए बहुत अधिक प्रतिरोध होता है और वे हाइपर हिंसा से पीड़ित होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मारने के लिए उत्सुक हैं। दुनिया एक पोस्ट-पोकैलिक बंजर भूमि बन जाती है और हिंसक ज़ोंबी भीड़ आदर्श बन जाती है। एक भूमिगत परमाणु अड्डे में सेना ने उन सभी स्वस्थ बचे लोगों को इकट्ठा किया है जो उन्हें मिल सकते थे। सैनिकों ने रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कुछ प्रयोग चलाए और इलाज खोजा है। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें पहले रोगी शून्य खोजने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके रक्त का उत्तर होता है। वे लाश का एक गुच्छा पिंजरों में बंद रखते हैं और नियमित रूप से यह निर्धारित करने के लिए उनसे पूछताछ करते हैं कि यह सब कहां से शुरू हुआ। मॉर्गन एक नागरिक है जिसे काट लिया गया था और संक्रमित किया गया था, हालांकि वह बदल नहीं पाया। ऐसा लगता है कि उनका रक्त वायरस के खिलाफ प्रतिरोधी है, फिर भी वे इसके साथ एक टीका बनाने में सक्षम नहीं है। उस काटने के लिए धन्यवाद। मॉर्गन लाश को समझने और संवाद करने में सक्षम है, इसलिए वह अनुसंधान में मदद करने के लिए डॉक्टर जीना की टीम में शामिल हो गया है। सैनिक पूछताछ के लिए एक उग्र ज़ोंबी लाते हैं, उसे एक ग्लास सेल के अंदर एक कुर्सी पर सुरक्षित करते हैं। प्रक्रिया कुछ संगीत बजाने से शुरू होती है, जो लाश के लिए दर्दनाक है। संक्रमित आदमी कुर्सी पर दर्द में छटपटाता है, क्योंकि वह बिना किसी लाभ के बंधन को तोड़ने की कोशिश करता है। एक बार जब ज़ोंबी को पर्याप्त नुकसान हुआ है, तो मॉर्गन संगीत बंद कर देता है और टैबलेट के माध्यम से जीना को नोट्स भेजते हुए लड़के के साथ संवाद करने के लिए गुराने वाली भाषा बोलना शुरू कर देता है। लड़के जो का उपनाम रखने के बाद मॉर्गन को पता चलता है कि वह मिनेसोटा से है और संक्रमित होने वाले पहले कुछ लोगों में से एक है। जो के साथ जुड़ने की कोशिश करते हुए उसे और अधिक कहने के लिए मॉर्गन स्वीकार करता है कि कभी-कभी वह तीव्र आग्रह का भी अनुभव करता है और दुनिया के बाकी हिस्सों के बारे में बात करना शुरू कर देता है, यह कहते हुए कि वह यहाँ से उतना ही नफरत करता है जितना लाश करती है। उस समय कर्नल नॉक्स पूछताछ को बाधित करने के लिए एक माइक्रोफोन का उपयोग करता है, जो को एक और उग्र फिट में भेजता है। निराश, मॉर्गन जो को शांत होने का समय देने के लिए ग्लास सेल छोड़ देता है। हालांकि नॉक्स इस प्रतीक्षा को समय की बर्बादी के रूप में देखता है और मॉर्गन से पूछताछ जारी रखने का आग्रह करता है। सेल में जो दूसरे से पागल हो रहा है, जो नॉक्स को इतना परेशान करता है कि वह उसे हताशा में गोली मार देता है। जीना और मॉर्गन तुरंत उग्र हो जाते हैं, क्योंकि जो अधिक सुराग प्रदान कर सकता था और जीना ने नॉक्स को अपनी कमान से हटाने की धमकी दी अगर वह फिर से अपनी प्रयोगशाला में अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है। मॉर्गन सेल को घूंसा मारता है, यह साबित करता है कि उसके पास वास्तव में कुछ हिंसक आग्रह है जिन्हें उसे हर दिन रखना चाहिए। बाद में मॉर्गन बाथरूम में छिप जाता है और शांत होने की कोशिश करता है। जल्द ही जीना उसे ढूंढती है और उसे आराम प्रदान करती है, इसलिए मॉर्गन स्थिति और उसके दबाव के बारे में शेखी करने के मौके का उपयोग करता है। जीना उसे कुछ दवा भी प्रदान करता है, लेकिन मॉर्गन इसे ठुकरा देता है और स्वीकार करता है कि उसे अपनी पत्नी के बारे में बुरे सपने आ रहे हैं, जिसे भी काट लिया गया था। वे दोनों स्वीकार करते हैं कि वे सरल जीवन से चूक गए और बाथरूम में गंदा कर दिया। कुछ मिनट बाद नॉक्स उन्हें बाथरूम से बाहर निकलते हुए देखता है और मॉर्गन के साथ अपने बंधन के लिए जीना का मजाक उड़ाता है। इसलिए जीना ने उस पर ईर्ष्या करने का आरोप लगाया और कहा कि नॉक्स को उसके साथ कभी मौका नहीं मिलेगा। इस बीच मॉर्गन भूमिगत कोशिकाओं में जाता है और पीछे एक बहुत ही विशिष्ट कोशिका द्वारा रुक जाता है। यह पता चला है कि ज़ोंबी उसकी पत्नी जेनेट है, जिसे उसी दिन काट लिया गया था। मॉर्गन उसे अपने रक्त के आधार पर सीरम के साथ एक इंजेक्शन देता है, जो उसे ठीक नहीं करता है, लेकिन कम से कम संक्रमण को धीमा कर देता है और उसे स्पष्ट रखता है। सबसे पहले जेनेट इसे दूर कर देती है, लेकिन मॉर्गन द्वारा उसे सहयोग करने के लिए भीख मांगने के बाद वह कहती है कि उसे अभी भी संगीत याद है और इंजेक्शन मिलता है। अगले दिन सैनिक सेल में पीट उपनाम के एक ज़ोंबी को लाते हैं। जब वे उसे कुर्सी से बांधने वाले होते हैं, तो वह बाइंडिंग के खिलाफ तब तक लड़ता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाता और तुरंत सैनिकों पर हमला नहीं करता। जैसा कि पुरुष उसे नीचे रखने के लिए संघर्ष करते हैं, डॉक्टर स्कूटर मदद करने के लिए सेल में भागता है, केवल इस प्रक्रिया में उसके हाथ को काटने के लिए। टीम तुरंत स्कूटर को मेडिकल रूम में ले जाती है और स्कूटर उनसे कहता रहता है कि उसे मुड़ने न दें। वे उसे सीरम के साथ इंजेक्ट करते हैं और जीना ने 90 सेकंड के रन ऑफ से ठीक पहले स्कूटर की बाह काट दी। पहले तो ऐसा लगता है कि वह ठीक है और हर कोई जश्न मनाता है, लेकिन अचानक स्कूटर सदमे में चला जाता है और समूह को बदलने से पहले उसे बांधने के लिए जल्दी करना पड़ता है। वे पर्याप्त तेज नहीं है और स्कूटर गुर्राते हुए बैठता है, इसलिए नॉक्स उसे गोली मार देता है और कहता है कि स्कूटर यही चाहता था जब दूसरे नाराज हो जाते हैं। मॉर्गन और जीना के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वह सही है। बाद में जब सैनिक सेल धोते हैं, नॉक्स बाथरूम में नशे में धुत हो जाता है। जीना का निजी तौर पर ब्रेकडाउन होता है, लेकिन मॉर्गन उसे ढूंढता है और उसके माध्यम से उसे दिलासा देता है। फिर वे स्कूटर के बेटे के स्मारक पर जाते हैं, अपने जन्मदिन के लिए थोड़ा कपकेक छोड़ते हैं। अगले दिन वे पीट से फिर से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। मॉर्गन स्कूटर के नुकसान पर नाराज है और पीट को सामान्य से अधिक समय तक यातना देने के लिए संगीत का उपयोग करता रहता है, बस उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए इसे 1-2 बार चालू और बंद करता है। जब सवाल अंतः शुरू होते हैं, तो पीटर साझा करता है कि वह मिनेसोटा से है और वह अक्टूबर में संक्रमित था, लेकिन वह अधिक कहने से इनकार करता है। गुस्से में होकर मॉर्गन ने पीट पर अपनी बंदूक तान दी और इशारा किया, जो अभी भी सवाल का जवाब नहीं देता है और बस कहता है कि इसे करो। निराश होकर मॉर्गन सेल छोड़ देता है। बाद में जीना और मॉर्गन जनरल पियर से मिलते हैं और समझाते हैं कि जो और पीट दोनों मिनेसोटा में एक बहुत ही शुरुआती समूह द्वारा संक्रमित थे। जीना मिनेसोटा में खोज का विस्तार करना चाहता है, क्योंकि रोगी शून्य के वहां होने की संभावना अधिक प्रतीत होती है। नॉक्स तुरंत इस विचार के बारे में शिकायत करता है, यह कहते हुए कि इससे उन्हें और अधिक सैनिकों को खोना होगा। हालांकि जीना आगे बढ़ती रहती है, यह इंगित करते हुए कि लाश एक अधिक बुद्धिमान और खतरनाक नस्ल में विकसित हुई है, जो उनके रणनीतिक हमलों को दिखाती है। मॉर्गन उन्हें यह भी याद दिलाता है कि लाश झूठ नहीं बोल सकती। अंत में जनरल पियर्स मिनेसोटा में एक खोज को अधिकृत करता है। बैठक के बाद मॉर्गन जेनेट को एक और इंजेक्शन लाता है। जैसा कि वे चैट करते हैं, जेनेट को पता चलता है कि मॉर्गन उसके और जीना के बारे में मिश्रित भावनाएं हैं, लेकिन मॉर्गन कसम खाता है कि जेनेट उसका सब कुछ है। जेनेट बाहर निकलती है क्योंकि वह रिहा होने की मांग करती है, कहती है कि वह नरक के छेद में सुरक्षित होने के बजाय बाहर मुक्त होगी।
वह यह भी उल्लेख करती है कि वह रोने जैसे कुछ मानवीय अनुभवों को कितना साझा करती है। इसलिए मॉर्गन उसका हाथ लेता है और उसे आशा न खोने के लिए कहता है क्योंकि इंजेक्शन मदद करेगा। हर समय मॉर्गन जेनेट के साथ अपने पुराने जीवन के फ्लैशबैक जारी रखता है। वह जोर देकर कहता रहा कि वह एक बच्चा चाहता था, लेकिन जेनेट सही सरोगेट खोजने के लिए इंतजार करना चाहता था। युगल अभी भी एक साथ बहुत खुश थे और यहाँ तक कि उनके प्यार को दिखाने के लिए उनका अपना कोड भी था। बाद में जीना मॉर्गन से एक और रक्त का नमूना लेती है, जबकि इस तथ्य के बारे में बताते हुए कि वे यह पता नहीं लगा सकते हैं कि केवल वह प्रतिरक्षा क्यों है। उसने चूहों पर कुछ समाधान की कोशिश की है, लेकिन अब तक कुछ भी काम नहीं किया है और चूहे एक दूसरे को मारते रहते हैं। मॉर्गन का प्रतिरोधी रक्त शरीर में वायरल के स्तर को कम कर सकता है, संक्रमण को धीमा कर सकता है और आक्रामकता को शांत कर सकता है, लेकिन प्रभाव केवल 5 मिनट तक रहता है। वे अभी तक एक टीका प्राप्त करने से बहुत दूर है। इसलिए जीना बताती है कि जेनेट की वसूली की गारंटी नहीं है और मॉर्गन परेशान हो जाता है। उस समय जीना उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने का विकल्प चुनती है, हालांकि मॉर्गन बस कमरे से बाहर निकल जाता है। उस रात मॉर्गन घटना की रात के बारे में सपने देखता है। वह और जेनेट शहर के माध्यम से गाड़ी चला रहे थे और जब वे ट्रैफिक लाइट पर रुक गए तो 2 लाश उनकी कार पर कूद गई और उनकी खिड़कियां तोड़ दी। मॉर्गन तब तक आगे बढ़े जब तक कि लाश गिर नहीं गई, लेकिन जब कार रुकी तो और भी लाश वाहन पर कूद गई और दोनों को काटते हुए खिड़कियों के माध्यम से पहुंच गई। वर्तमान में मॉर्गन एक चीख के साथ दुःस्वप्न से जागता है। कुछ समय बाद जीना को पता चलता है कि वह मॉर्गन के बच्चे के साथ गर्भवती है। वह टूटने में मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि मॉर्गन उसकी भावनाओं को वापस कर देगा। इस बीच नॉक्स और उसके लोग अंतिम संस्कार के लिए खोज मिशन से गिरे हुए सैनिकों को लाते हैं। उनके सम्मान का भुगतान करने के बाद सैनिक शवों को स्थानांतरित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, केवल एक मृत व्यक्ति के लिए अचानक जागने और हमला करने के लिए। यह पता चला है कि वह एक नागरिक ज़ोंबी है जिसने बेस में घुसपैठ करने के लिए एक सैनिक के रूप में कपड़े पहने थे। जैसे ही प्राणी बिना किसी हिचकिचाहट के मेडिक्स और सैनिकों को एक बाय एक मारना शुरू कर देता है, नॉक्स बंदूक लेने के लिए चारों ओर चुपके से हमला करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करता है। अलार्म पूरे लैब में बजता है। लैब और जल्द ही अधिक सैनिक श्मशान में भाग जाते हैं, जहां नॉक्स उस दुश्मन की तलाश कर रहा है जो छिप गया था। एक नया रूपांतरित टीममेट उस पर कूदता है, इसलिए नॉक्स जल्दी से उसे गोली मार देता है, इससे पहले कि वह आगे बढ़ता रहे। उस समय घुसपैठ किया गया ज़ोंबी बाहर कूदता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नॉक्स को काटने वाला होता है तो मॉर्गन प्राणी को वापस खींचने के लिए आता है। सैनिक उसे गोली मारना चाहते हैं, हालांकि मॉर्गन उन्हें पूछताछ के लिए उसे जिंदा छोड़ने के लिए कहता है। तब नॉक्स संक्रमित पर अपनी बंदूक की ओर इशारा करता है, जो तुरंत आत्मसमर्पण करके और मॉर्गन से बात करने के लिए कहकर उन्हें झटका देता है। ज़ोंबी को ग्लास सेल में ले जाया जाता है और संगीत चालू किया जाता है, हालांकि आदमी परेशान नहीं होता है। वास्तव में वह बस वहां बैठता है और धूम्रपान करने के लिए सिगरेट निकालता है। अगर यह उसकी अलग अलग रंगीन आंखों के लिए नहीं होता तो कोई भी यह बताने में सक्षम नहीं होता कि वह इंसान नहीं है। सैनिकों को उस पर एक कैंपस आईडी मिली, इसलिए मॉर्गन ने उसे प्रोफेसर का उपनाम दिया। पूछताछ शुरू होती है, फिर भी प्रोफेसर भयभीत नहीं होता है और स्पष्ट दर्शन के साथ जवाब देता है। वह स्वीकार करता है कि वह मॉर्गन की तलाश में है, जो जाहिरा तौर पर ज़ोंबी समुदाय में बहुत लोकप्रिय है। जब मॉर्गन उससे पूछता है कि संगीत उसे प्रभावित क्यों नहीं करता है, तो प्रोफेसर बताते हैं कि प्रत्येक ज़ोंबी मनुष्यों की तरह ही अद्वितीय है, यह इंगित करते हुए कि मॉर्गन की लाश से बात करने की क्षमता संक्रमण विशिष्टता का अपना ब्रांड है। यह मॉर्गन को अपमानित करता है, जो जोर देकर कहता है कि वह एक ज़ोंबी नहीं है। प्रोफेसर का यह भी कहना है कि लाश मनुष्यों की तुलना में अधिक विकसित प्रजाति है, जो जब भी ऐसा महसूस करते हैं नष्ट हो जाते हैं। फिर वह साझा करता है कि वह कैसे संक्रमित था। उस दिन वह विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दे रहा था। उसे अपनी पत्नी के फोन आते रहे, इसलिए वह इसे लेने के लिए गलियारे में गया। जब उनकी पत्नी ने उन्हें शहर पर कब्जा करने वाली अराजकता के बारे में बताया, तो प्रोफेसर ने कक्षा में एक शोर सुना और लाश की भीड़ को तोड़ने और सभी पर हमला करने के लिए चारों ओर मुड़ गया। प्रोफेसर ने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही लाश गलियारों से गुजर रही थी और संक्रमित छात्र उस पर कूद गए, उसे काट लिया। उसका शरीर बदल गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी घर लौटने के लिए पर्याप्त स्पष्ट था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को देखा, वायरस ने उसके आंतरिक क्रोध को ट्रिगर किया और उसे उन दोनों को खाने के लिए मजबूर कर दिया। मॉर्गन कहानी से घृणा करता है और उसे नियंत्रण की कमी के लिए बाहर बुलाता है, लेकिन प्रोफेसर बस दोहराता है कि लाश मानवता की सीमाओं से ऊपर उठ गई है। उन्हें नहीं लगता कि रोगी शून्य जैसी कोई चीज है और सरकार और सिस्टम के खिलाफ शेखी बघाने के लिए सवालों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह मॉर्गन को अंततः सेल छोड़ने से पहले स्नैप और पंच करने का कारण बनता है। शांत होने के लिए एक पल लेने के बाद मॉर्गन सेल में लौटता है और दोस्ताना होने का नाटक करते हुए एक सिगरेट स्वीकार करता है। प्रोफेसर जेनेट के बारे में पूछकर उसे चिढ़ाता है और कहता है कि उसे इलाज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाश वास्तव में मानव संक्रमण का समाधान है। जैसा कि दार्शनिक जुआ जारी है, मॉर्गन को पता चलता है कि प्रोफेसर उसे उद्देश्य पर समय बर्बाद कर रहा है। संदिग्ध होने पर वह ज़ोंबी को स्कैन करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है और जब उसे कुछ नहीं मिलता है तो वह कोशिकाओं में भाग जाता है। वह पीट को ढूंढता है और अपने सिद्धांत को साझा करता है। पीट को एक योजना के हिस्से के रूप में उद्देश्य पर कब्जा कर लिया गया। जब पीट को पता चलता है कि मॉर्गन उसे बात करने के लिए चोट पहुंचाने जा रहा है, तो वह खुद को हटाने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। मॉर्गन फिर से स्कैनर का उपयोग करता है और एक संकेत प्राप्त करता है, इसलिए वह पीट के शरीर पर एक निशान खोलता है और एक छिपा हुआ ट्रैकर पाता है। उनका सिद्धांत सच हो जाता है। पीट ने सैनिकों को उद्देश्य से उसे पकड़ने दिया ताकि अन्य लाश आधार का स्थान ढूंढ सकें, यह पुष्टि करते हुए कि वे होशियार हो रहे हैं और हमला करने की योजना बना रहे हैं। मॉर्गन पियर्स को आने वाले खतरे के बारे में सूचित करने के लिए दौड़ता है, इसलिए पियर्स बेस के पूर्ण लॉकडाउन का आदेश देता है। दुर्भाग्य से लाश प्रवेश द्वार को सुरक्षित करने से पहले अंदर आ जाती है और जल्द ही एक रक्तबीज होता है, क्योंकि शरणार्थियों पर दया के बिना हमला किया जाता है। एक प्राणी सेल क्षेत्र में घुस जाता है और सभी कैदियों को रिहा कर देता है, जिससे सेना और भी बड़ी हो जाती है। सैनिक आंख खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त नहीं होती है और लाश सभी को मारते हुए आगे बढ़ती रहती है। जल्द ही भीड़ सुरंगों के माध्यम से भागती है और प्रयोगशालाओं पर भी आक्रमण किया जाता है, जिससे हर कोई दहशत में दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि अधिक लोग मारे जाते हैं। नॉक्स जीना को एक सुरक्षित भागने के रास्ते से ले जाता है और पियर्स उनका पीछा करने की कोशिश करता है, क्योंकि लाश उनका पीछा करती है।
हालांकि नॉक्स पियर्स को गोली मार देता है ताकि लाश उसे खिलाने के लिए रुक जाए, जिससे उसे लिफ्ट में जीना के साथ भागने का समय मिल सके। एक भयभीत जीना नॉक्स के कार्यों का अपमान करती है, लेकिन नॉक्स का कहना है कि यह अस्तित्व के लिए एक आवश्यक बलिदान था। उग्र जीना अपनी बंदूक लेता है और लिफ्ट बंद कर देता है। वह अपने नमूने प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला में वापस जाना चाहती है क्योंकि उसका शोध उनकी एकमात्र आशा है, लेकिन नॉक्स मना कर देता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। संघर्ष में बंदूक गलती से निकाल दी जाती है और नॉक्स को मार देती है, जबकि बेस के हर कोने में रक्तपात जारी है। एक वैज्ञानिक चूहे की प्रयोगशाला में छिपने की कोशिश करता है, हालांकि एक ज़ोंबी उसे ढूंढता है और जल्दी से उस पर हमला करता है। इस प्रक्रिया में पिंजरों को खटखटाता है। अब संक्रमित चूहे भी ढीले हैं। इस बीच मॉर्गन जेनेट को मुक्त करने और एक साथ भागने के लिए कोशिकाओं में भाग जाता है। मॉर्गन रास्ते में एक आग कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और आखिरकार वे जीना से टकराते हैं, जो नहीं सोचता कि इंजेक्शन अस्थायी होने पर जेनेट को मुक्त करना एक अच्छा विचार है। हालांकि मॉर्गन ने उसके बिना जाने से इनकार कर दिया। उस समय एक ज़ोंबी उनके पीछे दिखाई देता है, लेकिन जीना तुरंत उसे गोली मार देती है और फिर घोषणा करती है कि वह अपने नमूने पुनः प्राप्त करेगी। मॉर्गन और जेनेट लैब फ्रिज में उसका पीछा करते हैं और जब जीना उसे जो चाहिए उसे पकड़ लेती है तो एक और ज़ोंबी हमला करता है, जो मॉर्गन की कुल्हाड़ी से तुरंत मारा जाता है। उसी समय प्रोफेसर बहुत जोर से दहाड़ देता है और जल्द ही कुछ लाश उसे बचाने के लिए आती है। तीनों पर वापस वे वेंट में चढ़ते हैं, ध्यान से प्रक्रिया में कुछ खतरनाक तारों से बचते हैं। जैसे ही वे रेंगते हैं, जीना शरणार्थी क्षेत्र को ग्रेड्स के माध्यम से देखता है और खोजने के लिए भयभीत हो जाता है, लेकिन जेनेट जल्दी से इसे पकड़ लेती है और अपने नंगे हाथों से मार देती है। तब उन्हें पता चलता है कि लाश भी झरोखों के माध्यम से क्रॉल करना शुरू कर रही है। समूह जल्दबाजी करता है और मॉर्गन को एक ज़ोंबी को तब तक मारना पड़ता है जब तक कि वेंट टूट न जाए, प्राणी को जमीन पर गिरा दे। मॉर्गन भी लगभग गिर जाता है, लेकिन जीना उसे समय पर बचा लेती है। आखिरकार वे अंतः पार्किंग स्थल पर पहुंच जाते हैं, जहां प्रोफेसर उनका इंतजार कर रहे हैं। वह बताता है कि वह मॉर्गन को मारने के लिए बेस पर आया था क्योंकि उसका खून लाश को भविष्य होने से रोक सकता था। उसे एक मरीज शून्य का लाश संस्करण कहता था। मॉर्गन और प्रोफेसर लड़ने लगते हैं और महिलाएं मदद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रोफेसर आसानी से उन दोनों पर हावी हो जाते हैं। कमरे में हर वस्तु का उपयोग करते हुए पुरुष लड़ना जारी रखते हैं और प्रोफेसर मॉर्गन को नीचे गिरा देता है, लेकिन मॉर्गन जल्दी से ठीक हो जाता है और प्रोफेसर को पाइप पर थोपने के लिए पीछे धकेल देता है। मॉर्गन को भी इस प्रक्रिया में चोट लग जाती है और मरने से पहले प्रोफेसर एक विशाल भीड़ को बुलाने के लिए फिर से दहाड़ता है। तीनों दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वे दरवाजे पर पहुंचते हैं तो जेनेट ने घोषणा की कि वह भीड़ को धीमा करने के लिए पीछे रह रही है। मॉर्गन मना कर देता है, इसलिए जेनेट ने खुलासा किया कि वह समझ सकती है कि जीना उसे विचलित करने के लिए गर्भवती है और दरवाजा बंद कर देती है। अपनी पत्नी के लिए रोने के लिए एक पल लेने के बाद मॉर्गन एक आपातकालीन सुरंग के माध्यम से जीना के साथ भाग जाता है, जो उन्हें जंगल में छोड़ देता है। चारों ओर बहुत सारी लाश है, फिर भी मॉर्गन को यकीन है कि वे इसे बना लेंगे। उसकी बाइक पास में छिपी हुई है, इसलिए युगल उस पर कूदता है और जंगल के माध्यम से गति करता है क्योंकि लाश उनका पीछा करना शुरू कर देती है।